टॉपिक पढ़ लिया हम लोगों ने। देखिए इसमें वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। इंट्रोडक्शन हो गया, केपलर्स लॉ नॉट इन सिलेबस, ओके। अगेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी हैव डन। ये एग्जाम्पल भी हो गया है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से हमने कर लिया था। ये कराया था या नहीं कराया था? ये याद आ रहा है किसी को? ये वाला शायद मेरे को लग रहा है कि नहीं कराया है। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू करा दिया था कि नहीं? नहीं कराया ना? ठीक है ठीक है। देखिए एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, इन्होंने कैवेंडिश ने किया था। इसका थोड़ा सा फिगर यहाँ पे मिलेगा, हाँ ये ठीक है, ये कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि एक मतलब कि रॉड टाइप का एक ले लिया, उसके दो एंड पे मासेस को बांध दिया, एक हैवी मास एक लाइट मास को, ठीक है। ये दिख रहा है, ये सेटअप इधर आपको दिख रहा है राइट साइड में। एक बॉल जो है, एक हैवी मास और एक लाइट मास है, इसको ये कर दिया। एक हैवी क्या बोलते हैं, वायर से इसको जो है सस्पेंड कर दिया, ठीक है। फिर ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, ये देखिए स्मॉल, इधर स्मॉल एम पे और इधर स्मॉल एम पे, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, बट दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। तो यानी यहाँ पर कपल होगा, यानी टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क की वजह से इसमें क्या होगा, ट्विस्ट लगेगा, ठीक है। ट्विस्ट होगा टॉर्क की वजह से, जैसे रोटेशन होगा तो इसमें ट्विस्टिंग होगी, ठीक है। तो इस यानी कि इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना लगेगा, G इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अभी मैंने बताया कि ये टॉर्क होगा, तो टॉर्क का क्या बोलते हैं, मतलब टॉर्क की वजह से इसके अंदर में ट्विस्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसको ट्विस्ट करने में कितना वर्क डन लगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेंथ इसका एल है, ठीक है। या और इधर जो है वर्क डन हो गया टॉर्क इंटू थीटा रोटेशन में, ठीक है। तो यहाँ से थीटा को हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। और एल लेंथ मालूम है, दोनों का मास मालूम है, ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन मालूम है, ठीक है। टॉर्क भी कैलकुलेट कर लिया, तो हमसे जी की वैल्यू निकल जाएगी आराम से। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू ये जो है यहाँ से 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 आ जाता है, ठीक है। तो कैवेंडिश का यही एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, आपका फिनिश हो गया है, ठीक है। और ये सब हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद फिर आपका जो है ये सब हम लोगों ने देख लिया था ड्यू टू, है ना, डेप्थ वाला। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी हैव स्टडीड। नेक्स्ट इज ये एग्जांपल 8.3 है, इसको आप लोग आज ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कल इसको हम डिस्कस कर देंगे, याद दिला दीजिएगा, ठीक है। escape speed we have done under root 2 GRE या 2 GM upon R, ठीक है, रूट में। ये हो गया एग्जाम्पल 8.4 इज वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक है ये, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो कल पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम्पल ये वाला। नेक्स्ट इज अर्थ सैटेलाइट। अर्थ सैटेलाइट ही हम लोग टॉपिक जो है पढ़ रहे थे, ठीक, जिसके बारे में आज हम लोग जो है इसको देखते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो है ये सब देख लेंगे। फिर एग्जाम्पल 8.5 है, चलिए ये सब करते हैं हम लोग। अर्थ का सैटेलाइट में हम लोगों ने आपको बता दिया था कि जो है अर्थ सन का जो है सैटेलाइट कौन है, अर्थ, और अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख चुके थे। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, ठीक है। अब उसमें से आपको जो है क्या बोलते हैं,
जो नेचुरल सैटेलाइट है वही अर्थ, मून और ये सब जो भी है प्लैनेट्स वगैरह सब। आर्टिफिशियल जो मैनमेड होता है उसका फिर मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट भी बता दिया था। ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग में क्या होता है कि पहले उसको एस्केप वेलोसिटी दिया जाता है ताकि वो एक सुटेबल हाइट पे जा सके, और फिर वहां से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया जाता है जिसको हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, जिसकी वजह से वो जो है अर्थ के सरफेस को, है ना, सिर्फ अट्रैक्ट करे, उसकी तरफ जाके गिरे नहीं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो मतलब ये जो होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ में वो घूमता रहता है सैटेलाइट। ठीक है, तो उसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो है वो मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो मैंने बोला था उसको जो सुटेबल हाइट पे लेके जाते हैं दैट इज मल्टी स्टेज, यानी कि इसको लगभग 3 स्टेज रॉकेट्स के हेल्प से उसको एक सुटेबल हाइट पे लेके जाया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो मून इज द only natural satellite of earth with a near circular orbit with a time period of approximately 27.3 days। ठीक है, तो अर्थ का जो है ना सैटेलाइट है मून, ओनली वन सैटेलाइट है अर्थ के पास में, और ये लगभग इसको 27.3 डेज में एक कंप्लीट अर्थ के चारों तरफ घूम जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग रोटेशनल पीरियड ऑफ मून बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अभी आपको मैंने बताया कि जो भी सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, तो चारों तरफ घूमेगी तो उसको क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मान लीजिए सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ से, ठीक है, ये तो हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक, दिस इज एच आर ई एंड दिस इज हाइट। ओके, और यहाँ जाके सैटेलाइट अब जो है इसके चारों तरफ घूमेगी। ठीक है, तो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये जो इसके तरफ चारों तरफ घूमेगी, जो सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स लग रहा होगा, दिस इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एंड व्हाट इज आर? इस आर को कई बुक जो है स्मॉल आर लिखता है, और ये चुपचाप से अंदर ही अंदर साइलेंट होता है। ये जो आर है दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस दैट हाइट ऑफ द सैटेलाइट जहां पर वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये एच प्लस में आर ई, तो ये स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज दिस, and this centripetal force is provided by the gravitational force of attraction between the earth and this satellite. So this is g into m. M is small m is mass of satellite and m is mass of earth, and g mm upon r square, r this distance is r e plus h का whole square। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? So from here we can conclude that this equating these two, ठीक है, यहाँ से हम दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे इक्वेट करेंगे तो आप देखिए यहाँ से, यहाँ हम लिख देते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन में आर ई प्लस एच। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, आर ई प्लस एच एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बचेगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर प्लस एच। सो दिस इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है, सो इस v के स्क्वायर को इधर लेके चले जाइए तो ये अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो जी एम ई अपॉन आर प्लस एच दी ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ दी सैटेलाइट। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं ये जो h है, ठीक है, वो डिक्रीज कर गया, यानी h अगर 0 हो गया, ठीक है, यानी कि h 0 का मतलब वो सैटेलाइट कहाँ आ गया, अर्थ के सरफेस पे, तो उस समय आप देख लीजिए जो यहाँ पर जो v हो जाता है, ठीक है, वो कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया तो जी एम ई अपॉन आर ई हो गया, और जी एम की जो वैल्यू होती है वो जी आर स्क्वायर के बराबर होती है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्री फॉल वाले में। तो यहाँ से जी एम की जो वैल्यू है जी आर स्क्वायर कर देंगे, और नीचे में आर ई है। ठीक है, नीचे में क्या है, जी एम अपॉन आर ई था ना, तो यहाँ भी आर ई कर दीजिए, यानी एक आर कर दीजिए, ये आर ई है हमेशा। ठीक है, तो ये आर ई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, जी आर, तो जी इंटू आर ई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है फॉर्मूला अंडर रूट जी आर ई हो जाएगा। ठीक है,
अगर अर्थ के सरफेस पे हो, बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है हमेशा RE+H आएगा। ठीक है तो ये सब बातें हो गई। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग टाइम पीरियड भी देखेंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, अब देखिए टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सो व्हाट इज डिस्टेंस, 2πr, है ना, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, और डिवाइडेड बाय v। v हमने देखा GME अपॉन में RE+H है यहाँ से। ठीक है, का अंडर रूट, इसको पुट कर देंगे तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और इसमें जब हम लोग ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो ये कट पीट के अभी दिखाएंगे इसका पूरा कैलकुलेशन। इट बिकम्स 2π√r/g, और यहाँ से आर रेडियस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू से पुट करेंगे तो ये आ जाता है 85 मिनट। यानी कि एक सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए लगभग 85 मिनट टाइम लगता है एक बार पूरा चक्कर काटने में। ठीक है, समझ गए। तो उसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में देखेंगे उसका कैलकुलेशन, क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दिया हुआ है इसको मैं जो है, और इसके बेस पे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, वो एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल 8.5, 6 और 7, तीन एग्जाम्पल है, ये तीनों करने हैं आपको। ठीक है, समझ गए। ओके ये तीन एग्जाम्पल आज आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 8.5, 6 और 7। अब देखिए इसको और वाइटल वेलोसिटी वाला जो है डेरिवेशन थोड़ा और अच्छे से कैलकुलेशन के साथ कहाँ पर मिलेगा। और वाइटल वेलोसिटी ये है, यहाँ भी सही से इतना नहीं दिया हुआ है। टाइम पीरियड, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करके देखते हैं। ट्रिप वेलोसिटी यहाँ शायद मिल जाए। ठीक है, देखिए इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को एक बार फिर से हम लोग जो है देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर पूछे जाएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में वही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह के मामले में बहुत कंजूसी कर देता है एनसीईआरटी में, उसको आपको डायरेक्टली समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है जो इसके चारों तरफ घूम रही है। ठीक है, सो दिस इज दी सैटेलाइट और दिस इज अर्थ। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया R+H। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया इतना, और सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया इतना। इन दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई GM/R+H। R मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है यहाँ। ठीक है, यही चीज को एनसीईआरटी में RE लिखा हुआ है, तो इतने घबराना नहीं है। ठीक है, और ये फॉर्मूला हम लोग पहले ही देख चुके हैं, GM=GR²। तो GM=GR², यहाँ पर पुट कर देंगे GR²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी का, है ना, कितना, R² का रूट बाहर चले गया तो R×G/R+H। ठीक है, और यही H को अभी हमने वहां भी जीरो किया था, तो ये बन जाएगा G/रूट, है ना, ये हो जाएगा कैसे, देखिए R बाहर था, √G डिवाइडेड बाई, है ना, R। तो ये R है, यानी कि √R है, तो इसको हम लोग इस बाहर वाले R को लिख सकते हैं √R×√R। तो एक √R कैंसिल हो जाएगा, तो √R×√G इट बिकम्स √GR। ठीक है, यही कैलकुलेशन जो है वहां पर नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, डायरेक्टली लिखा हुआ था। ठीक है, तो दिस वैल्यू इज, G की वैल्यू 9.8 हो गया, और R जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया 6.4 × 10⁶। इस दोनों को पुट कर देंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को, ठीक है, 7.92 किलोमीटर यानी अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड अगर दे देते हैं एक सुटेबल हाइट पे जाके, तो
उसके बाद जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने लग जाएगा, ठीक है। वो जो है सैटेलाइट बन जाएगा अर्थ का, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ समझ में आ गया। स्केप स्पीड याद है आप लोगों को, पिछले दिन हम लोगों ने स्केप स्पीड पढ़ा था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, पढ़ा था ना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये ऑर्बिटल स्पीड उससे कम है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से दो तीन बातें ध्यान में रख सकते हैं कि जो ऑर्बिटल स्पीड है वो मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने देखा वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अंडर रूट जी आर सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड विथ इंक्रीज इन हाइट ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन रेडियस, ठीक है। अगर हमारा रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, ये देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ से एक्चुअली में है, ठीक है। अगर अर्थ या कोई भी प्लेनेट है उसका अगर रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगी, समझ गए। सो डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन दी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड विथ इंक्रीज इन दी हाइट ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। अगर हाइट ऑफ सैटेलाइट हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो भी हमारा जो देखिए ये अगर है ना, तो हाइट ऑफ सैटेलाइट अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, कौन, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। सो इट इज डिक्रीज, इट ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन रेडियस एंड इंक्रीज इन हाइट ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। दिस डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट, ठीक है। जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो ये सब दो तीन बातें आपको ध्यान में रखना है, किन किन चीजों पर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करता है। तो डिपेंड करेगा सिर्फ किस पे, मास पे, रेडियस ऑफ अर्थ पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। और तीसरी बात है कि रेडियस अगर बढ़ता है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी, रेडियस हाइट बढ़ता है तो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। यानी और अगर थोड़ा सा और ऊपर हाइट पे लेके जाएंगे तो कम स्पीड से इसको फेंकने से भी ये क्या होगा, अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट लेगा या प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर काट लेगा, ठीक है। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड स्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑर्बिटल और स्केप के बीच का रिलेशनशिप, तो कल हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि जो स्केप स्पीड है, स्केप वेलोसिटी है, वो अंडर रूट 2 होता है। और अभी हमने देखा कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो अंडर रूट जी आर है, ठीक है, यहाँ पर देखा। और पिछली क्लास में हम लोग जब इसके वेलोसिटी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था इसका इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया था, डिराइव होके अंडर रूट 2 ठीक है। तो दोनों में रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा हुआ है। तो इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, एंड इसके वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो दिस इज अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट जी आर। तो रूट जी आर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रूट बचेगा 2। यानी वी कैन से दैट दिस escape velocity orbital velocity अपॉन में, सॉरी, escape velocity अपॉन में orbital velocity इज इक्वल टू रूट 2। ये रेशियो रूट 2:1 है, यानी कि escape velocity बिकम्स रूट 2 टाइम्स दी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ओके। तो ये रिलेशनशिप काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। नेक्स्ट देखिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, जो वहां पर फिर से कैलकुलेशन सही से नहीं दिया हुआ था, यहाँ देखते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यही बात वहां भी लिखी थी बट कैलकुलेशन में कमी थी। स्पीड अभी हमने देख लिया, ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी एम अपॉन में आर ई प्लस एच, ठीक है, कहा गया ये रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, कहाँ चले गया, हाँ ये, ठीक है, रूट जी एम अपॉन में आर प्लस एच। इस बी नॉट को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पर वी नॉट की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर प्लस एच और डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी जी एम अपॉन आर प्लस एच, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। ये आर प्लस एच ऊपर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से दिखेगा यहाँ पर कैलकुलेशन को। 2 पाई तो एज इट इज है, 2 पाई एज इट इज है। जीएम जो है वो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में ही रहेगा।
ये अंडर रूट आर प्लस एच ऊपर चले जाएगा, तो ये होना चाहिए अंडर रूट आर प्लस एच, और एक आर प्लस एच जो है वो बाहर है, ठीक है। लेकिन इस आर प्लस प्लस एच को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करके अंडर रूट कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तब ये होल स्क्वायर और ये दोनों रूट में है, तो इसलिए यहाँ पर रूट के अंदर में डाल के इसको पावर 3 किया। कैलकुलेशन आई समझ में सबको कि नहीं आई? कैलकुलेशन आई समझ में या नहीं आई? नहीं आई सर, एक बार। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, 2 पाई एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे r प्लस एच है, इस r प्लस एच को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस r प्लस एच को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर दिए और इसका रूट कर दिए, लिख सकते हैं ऐसे? ये बताइए, कोई दिक्कत है किसी को? अरे होल स्क्वायर करें, जैसे 4 है, सर। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का रूट कितना होता है 4। नहीं आया समझ में? अरे बोलो। हाँ जैसे यहाँ 8 है, ठीक है, 8 है, इसको हम लोग स्क्वायर करके फिर अंडर रूट कर दें तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा? 8। 8 ही आएगा, क्योंकि 64 स्क्वायर से रूट आप लोग तो कटाते ही हैं, लेकिन ऐसा कटता नहीं है, लेकिन आप लोग कटाते ही हैं। तो वही चीज तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है ये बताइए। कोई नंबर था, कोई भी चीज है, उसी को हमने क्या किया, स्क्वायर करके फिर रूट कर दिया, ठीक है। अरे हाँ या नहीं? यस सर। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई है, ये r प्लस एच जो है एक नीचे है और वहां स्क्वायर है, तो ऊपर जाएगा तो ये r प्लस एच का क्यूब बनेगा, अपॉन में gm तो है ही। अभी हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ? ठीक है। अब देखिए g की जो वैल्यू है gm अपॉन आर स्क्वायर होता है, यानी gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये, ठीक है, बार बार यूज हो रहा है। तो जहां gm है वहां पर हम लोग जी आर स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो gm की जगह जी आर स्क्वायर रख दिया, ठीक है। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। अब देखिए ये जो मास था, है ना, मास इज इक्वल टू क्या आता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो, डेंसिटी रो, ठीक है। तो जो यहाँ पर g इंटू एम है, ठीक है, ये कहा गया, ये m, इस m की जगह पे हम पुट कर देंगे इस वाले वैल्यू को, 4/3 पाई r क्यूब को। तो m की जगह पुट कर दिए 4/3 पाई r क्यूब रो, तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन जाता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का, ठीक है। अब फिर अगर इसमें हम लोग h को जीरो कर दें, यानी कि अगर सैटेलाइट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू अर्थ, h इज ऑलमोस्ट जीरो, देन टाइम पीरियड यहाँ पर h की जगह जीरो कीजिए, तो ये हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा ऊपर में, यहाँ भी आर क्यूब और आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट बिकम्स कितना, 3 पाई का अंडर रूट है और जी रो बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या फिर डायरेक्टली इसको सीधा यहीं से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ देखिए एच की जगह जीरो कर दीजिए इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जीरो कर देते हैं, एच की जगह जीरो कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर प्लस एच, तो ये ऊपर में क्या हो गया आर क्यूब, है ना। तो आर क्यूब का हाँ ठीक है, 2 पाई r क्यूब अपॉन में जी एम बन जाएगा अंडर रूट में, ठीक है, एच की जगह अगर जीरो की तो। फिर gm की जगह पे क्या लिखेंगे, जी आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर gm की जगह जी आर स्क्वायर, तो एक आर स्क्वायर यहाँ पर क्यूब है, तो आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक सिर्फ आर बच जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट r/g बन गया, ठीक है। ये कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट r/g। अब ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। और यही चीज यहाँ से आ रहा है 3 पाई अंडर रूट 3 पाई अपॉन रो जी, तो ये दोनों ही वैल्यू जो है टाइम पीरियड का है, दो फॉर्मूले हैं टाइम पीरियड का अलग अलग। देखिए यहाँ से आपको सीधा ये ध्यान में रखना है, ठीक है, टाइम पीरियड ये आया, एक सिंपल सा फॉर्मूला है टाइम पीरियड दिस, यहाँ पर जी आर प्लस एच का होल क्यूब है, ठीक है, और अपॉन में जीएम है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ एच की जगह जीरो पुट कर देंगे, अगर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ है, ये क्या बन जाएगा आर क्यूब बन जाएगा ऊपर में, और जीएम जो है वो आर स्क्वायर होता है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एक आर बचेगा,
और रूट में है और बाहर 2 पाई है तो 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी जो है सबसे मेन फॉर्मूला है इसका, बस उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। और बेसिक आपको याद रखना है कहाँ से आया ये, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को इक्वेट करके हम लोग ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब फिर पुट कर दीजिए 2 पाई अंडर रूट आर, आर 6.4 इंटू 10⁶, जी की वैल्यू इतनी पुट कर दीजिए। यही चीज सॉल्व होकर एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा होता है 85 मिनट, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है, ये 5078 सेकंड आ रहा है ये सॉल्व होके, और उसी को मिनट में चेंज करेंगे तो 84.6 मिनट आएगा, जिसको एनसीईआरटी 85 मिनट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन थी। हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस, तो हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग, ये भी देखिए, ये क्या है, थोड़ा ये सब क्या है बोर्ड पे लिख के बताने में ज्यादा सही होता है, बट लिखा हुआ है उसको समझाने में थोड़ी ज्यादा टाइमिंग लगती है, ठीक है। बोर्ड पे एक बार लिखते चले जाओ तो समझ में आ जाता है, अब इसमें लिखने में बहुत मुश्किल होता है। चलिए, तो हम लोग जो है टाइम पीरियड वाला जो रिलेशनशिप है उसको देखते हैं। 2 पाई अंडर रूट, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा था, यहाँ से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं क्योंकि इसी में जो है एच वाला रिलेशनशिप है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग क्यों किया, ताकि इसका रूट कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई इंटू, है ना, ये वाला पूरा यहाँ पे लिख दिया, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला इक्वेशन को उठा लिया, टाइम पीरियड का यही था मेन रिलेशन, ठीक। आ गया। अब फिर इसमें हम लोग को एक्चुअली में हाइट निकालना है, तो आर प्लस एच का होल क्यूब इज इक्वल टू, बाकी सब उधर फेंक दीजिए, जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक। अब ये क्यूब है, उधर जाके पावर 1/3 हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, आर प्लस एच, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, हाइट ऑफ सैटेलाइट यानी स्मॉल एच, तो एच को यहाँ रहने दीजिए, आर को उधर भेज दीजिए, तो -r, सो दिस इज दी हाइट ऑफ सैटेलाइट। आगे बात समझ में सबको, कोई दिक्कत, कैसे हाइट ऑफ सैटेलाइट निकाला, टाइम पीरियड निकाला। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड हाइट सैटेलाइट की, ये तीनों चीजें हम लोगों को समझ में आ गई या नहीं आई है, बताइए। यस सर। अब सैटेलाइट का अगर मान लीजिए एंगुलर मोमेंटम बोलता है, तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग रोटेशन में देखे थे, लीनियर मोमेंटम को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज, ये होता है m इंटू वी, ये डिस्टेंस हो गया r, तो mv/r। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम, तो mv0 इंटू r, तो v0 हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और वो हमारा आ गया था अंडर रूट, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना आया है, अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h, ठीक है। दिस इज r प्लस h, आ गया gm अपॉन r प्लस h, ये ठीक है। और मैंने बोला था इसी को स्मॉल r हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, तो gm अपॉन में स्मॉल r, वो जो डिस्टेंस है r, और फिर इनटू में ये जो डिस्टेंस है r, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए, अंडर रूट जी एम स्क्वायर, है ना, m इंटू एम स्क्वायर इंटू r बन गया इसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो ये सारी बातें थी कि हमने हाइट और वाइटल वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट देख लिया था। उसके ऊपर में ये सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं फिर से, ठीक है। और उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखना है। और फिर आपका उसके बाद आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, जो है दो होते हैं, ठीक है। उसमें मतलब आर्टिफिशियल में नेचुरल सॉरी क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, मालूम है किसी को, व्हाट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स? आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। क्या होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, कोई बताएंगे? जो अर्थ के अराउंड में सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग, अर्थ का रोटेशन किधर से किधर होता है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, किधर होता है?
अर्थ किधर से किधर रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, मतलब अपने एक्सिस पे? वेस्ट टू ईस्ट। उसका डायरेक्शन क्या होता है? हाँ, अर्थ का रिवॉल्यूशन किधर से किधर होता है? ईस्ट टू अरे वेस्ट। बोलिए। ईस्ट टू वेस्ट, सब कंफ्यूज है। अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। वेस्ट ये है, ईस्ट ये है। अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है। और इसका आप नाम समझिए, जियो। जियो मीन्स क्या हो गया? अर्थ। स्टेशनरी मीन्स स्टेशनर, स्टेबल है, ये रेस्ट में है, यानी कि अर्थ के रिस्पेक्ट में जो है ये क्या है, रेस्ट में रहेगा। एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ से अगर हम उसको देखें तो वो कैसा दिखेगा? रेस्ट में दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि रेस्ट में कोई भी चीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तब दिखेगा जब इसका सब कुछ, दोनों का सब कुछ सेम होगा। यानी जो अर्थ का रोटेशन का रिवॉल्यूशन का डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, तो सैटेलाइट का भी रिवॉल्यूशन का डायरेक्शन होगा वेस्ट टू ईस्ट। उसके बाद जो अर्थ का टाइम पीरियड है और इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड है वो सेम होगा, तभी तो स्टेशनरी दिखेगा। समझ गए? उसके बाद फिर दोनों जो है यस। कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए, दोनों का जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो होना चाहिए क्या, इन दोनों का सेंटर जो है ना, वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये अर्थ का सेंटर ये है, तो सैटेलाइट का भी सेंटर क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। समझ गए ना? तो कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, नहीं तो अलग अलग जगह पे रहेगा, ठीक है। एक मान लीजिए ये वाला अर्थ है और यहाँ पर अगर क्या बोलते हैं, इधर जो है वो है, तो यहाँ से इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है। समझ गए? तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। तो व्हाट इज सिंक्रोनस सैटेलाइट? ठीक है। तो इट इज कॉल्ड सिंक्रोनस बिकॉज इट्स एंगुलर स्पीड इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ, ठीक है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। और इस तरह का सैटेलाइट, यानी आप सोचिए सैटेलाइट का यूज क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब जैसे आप क्या है, अभी आप हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो बातचीत जो कर रहे हैं, हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, ये कौन इस्टेब्लिश कर पा रहा है? हम यहाँ से अभी अपने घर से बोल रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा? सैटेलाइट के पास। और वो सैटेलाइट जो है वो आपको आपके घर पर यही इंफॉर्मेशन को इन्फॉर्म कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। जो भी हम यहाँ से बोल रहे हैं वो आपके घर तक पहुंच पा रहा है। तो इस बीच का जो ये है ना काम है, वो एक्चुअल में कौन कर रहा है? सैटेलाइट। अगर ये सैटेलाइट नहीं होते तो मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ वो आप तक आवाज नहीं जाती, क्लासरूम में ही आवाज मेरी गूंजती रह जाती और यहाँ के बाहर वाले लोगों को सुनने का कोई तरीका नहीं होता। आप घर में टीवी देखते हैं, ठीक है, आप मोबाइल पे बात करते हैं, ठीक है, आप वो एफएम वाला वो 92.5 रेडियो मिर्ची, बिग एफएम, ये वो क्या क्या होता है, वो आप सारा सुनते हैं, कैसे सुन पाते हैं? तो all these phenomenons are done with the help of satellites only. So satellite plays very important role in communication, ठीक है। सो कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए ही सैटेलाइट होता है। सो दीज आर आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और अगर अर्थ के साथ आप सोचिए ये सिंक्रोनस है, यही कारण है कि अभी यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ तो इसके सैटेलाइट, यहाँ के सैटेलाइट जो है, मतलब ये डिस्टेंस को मेजर करके इस तरह से ये दिखाता है कि यहाँ से इसको जो है रिसीव करना है और फिर यहाँ से इसको ट्रांसमिट करना है, यहाँ पहुंचाना है। ये पॉसिबल उसी से है जो अर्थ के साथ बिल्कुल सिंक्रोनस है, ठीक है। यहाँ से इंफॉर्मेशन लिया, यहाँ पे सेंड किया, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसको हम लोग सिंक्रोनस सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये सारा एक ही नाम है, ठीक है। तो इसका पहला था टेलीस्टार, जो फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था जो यूएसए ने 1962 में रिलीज किया था, ठीक है। तो इसका जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की डेफिनेशन है, which revolves around the earth in its equatorial plane with the same angular speed and in the same direction as the earth rotates about its own axis is called geostationary synchronous और सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। इसकी एंगुलर स्पीड सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। और इक्वेटोरियल, दोनों का इक्वेटर सेम होगा, यानी कि कॉन्सेंट्रिक होंगे दोनों,
ठीक है, ये सारी बातें हैं जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और अभी हमने देखा हाइट ऑफ सैटेलाइट हमने निकाल ही लिया था, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, सारा पुट कर दीजिए कि हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी होगी, कितनी हाइट पे रखेंगे, तो निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड हम लोग जानते हैं 24 आवर्स होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। जी की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 होती है, ये याद रखिएगा आप लोग, कैलकुलेशन में याद काम आता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, 4। ठीक है। तो पाई का स्क्वायर अगर आपको करना हो तो 3.14 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप अप्रोक्सीमेट यूज करने के लिए पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 रख दिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए। और माइनस में आर यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ को माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाता है 35,930 किलोमीटर। तो आप देख लीजिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को कितनी हाइट पे रखते हैं, यानी कि लगभग 36,000 किलोमीटर पे एक सैटेलाइट जो है हमसे इतनी दूरी पे, 36,000 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसकी वजह से जो है हम लोग कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश कर पा रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में सबको, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसके लिए यस सर। नेसेसरी कंडीशन क्या हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए? पहला, इट शुड रिवॉल्व इन ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लानर विद द इक्वेटोरियल प्लेन। कॉन्सेंट्रिक यानी कि दोनों का सेंटर सेम हो, प्लेन भी सेम हो, पहला। दूसरा, इट्स सेंस ऑफ रोटेशन सेम एज दैट ऑफ द अर्थ, वेस्ट टू ईस्ट। तीसरा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम यानी कि 24 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शुड रिवॉल्व एट अ हाइट ऑफ नियरली 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के कंडीशंस हैं, ठीक है। तो क्या है, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये अक्सर 1-2 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसका जो ग्लोबल कम्युनिकेशन में इसका यूज क्या होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ का जो कर्वेचर है इस तरह से है कि एक सैटेलाइट से पूरे अर्थ को, मान लीजिए अगर सपोज एक सैटेलाइट यहाँ पे है, ठीक है, तो एक अकेला सैटेलाइट जो पूरे अर्थ को कवर नहीं कर पाएगा, इस रीजन को कर लेगा, लेकिन इस वाले रीजन में जो है ये गैप रहेगा कम्युनिकेशन का, ठीक है, क्योंकि इसके चारों तरफ घूमता है। और एक पर्टिकुलर टाइम पे आप सोच के देखिए, इसी सैटेलाइट को बेचारे को उसी टाइम पे इस पूरे अर्थ को, इस वाले रीजन को कवर करना है, और इधर वाले को भी कवर करना चाहिए, इधर तब आएगा ना जब ये घूम के आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एटलीस्ट 3 जो है सैटेलाइट लगे हुए होते हैं, ठीक है। कितने? 3 होंगे, 120 120 120 डिग्री पे, 360 डिग्री है पूरा, तो दिस 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री, ये तीनों सैटेलाइट मिलके जो है ना, ठीक है, पूरे अर्थ को पूरा अच्छे से यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन जो है देता रहता है यूनिफॉर्मली, ठीक है, समझ गए सब कोई कि 120 डिग्री के, है ना, एंगल पे सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है, सो दैट जो है वो इंफॉर्मेशन कंप्लीटली मिल सके। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो नो सर। सर। ठीक है, यूजेज ऑफ कहा गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है। सो टीवी में, रेडियो में, टेलीफोन सिग्नल, ठीक है, ये सब के लिए यूज होता है। और अपर रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर को जानने के लिए, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर का इंफॉर्मेशन कैसा है, क्या है, आप बोलते हैं ना कि यहाँ पे बारिश होने वाली है, 2-3 दिन पहले बता देते हैं, तो ये सब कहाँ है, सैटेलाइट के हेल्प से होता है, ठीक है। एग्जैक्ट शेप एंड डायमेंशंस ऑफ अर्थ को भी बताता है कौन, क्योंकि ये वहां से देख रहा होता है सैटेलाइट, सारा इमेजिंग ले सकता है, ठीक है। जो आप ये करते हैं ना, क्या नाम है, मैप देखते हैं, गूगल मैप, कहीं जाना होता है अननोन प्लेस पे, तो आप गूगल मैप का सहारा लेते हैं, तो गूगल मैप कैसे बिहेव करता है, किसके हेल्प से काम करता है, सैटेलाइट के हेल्प से काम करता है, ठीक है। आप कहाँ पर हैं वो तुरंत इंफॉर्मेशन उसका जो है नेटवर्क कैच करता है, ठीक है। आपके मोबाइल में एंटीना होता है जो आपको, जो लोकेशन बताने वाला काम करता है, तो आप लोकेशन को ऑन करते हैं तो सैटेलाइट कैच करता है, फिर आपको बता देता है आप यहाँ हैं और यहाँ जाना है तो किस रास्ते को फॉलो करना है, ओके। सो मीटियोराइट्स के को स्टडी करने के लिए भी यूज हो जाता है, सोलर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज के लिए। तो एक दो आपको याद रखना है, बस ज्यादा नहीं पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। ये सब आप छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका पोलर सैटेलाइट। मैंने बताया था दो तरह का आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक पोलर सैटेलाइट, ठीक है। तो पोलर ये जो है अलोंग दी, है ना, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट करता है रिवॉल्यूशन, जियो स्टेशनरी। और ये बेचारा पोलर ऑर्बिट्स में, यानी उसके ऊपर परपेंडिकुलर, अगर जियो स्टेशनरी ऐसे है तो पोलर ऑर्बिट्स ऐसे 90 डिग्री पे रिवॉल्व करता है, ठीक है। सो ए सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स इन अ पोलर ऑर्बिट इज कॉल्ड पोलर सैटेलाइट, ठीक है। इट इज इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये जो है नॉर्थ साउथ पोल्स के थ्रू पास करेगा, ये तो पता ही है क्योंकि पोलर ऑर्बिट है। तो इसका जो रेडियस होता है वो 500 टू 800 किलोमीटर में होता है, तो छोटा रेडियस होता है इसका, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो इस वजह से क्या करता है, रेडियस कम होता है तो टाइम पीरियड इसका बहुत ही कम होता है। ये क्या करता है, जल्दी जल्दी पास कर जाता है अर्थ के सरफेस को, एक दिन में 3-4 बार कर लेता है पूरा, ठीक है। So as the Earth rotates about its axis, polar satellite successively passes across different parts of the Earth's surface, eventually scans the entire surface of the Earth. ये बहुत ही जल्दी जो है पूरे अर्थ के सरफेस के चारों तरफ घूम के पूरा पिक्चर ले लेता है, ठीक है। ये सब इसके एग्जांपल है, यूजेज इसके देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए आप, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये है और पोलर सैटेलाइट ये है, ठीक है। इसके ऊपर 90 डिग्री और ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट वेदर एंड इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में होता है। दे प्रोवाइड मोर रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑफ द देन द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बिकॉज देयर ऑर्बिट इज क्लोज टू अर्थ। अभी आपको मैंने बताया इसका रेडियस ज्यादा नहीं होता, 500 से 800 किलोमीटर का ही होता है। इस वजह से ये जो है क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ बहुत ही तेजी तेजी से 3-4 बार एक दिन में चक्कर लगा लेता है, यानी कि ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ये एक्यूरेट देगा। और वेदर इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में ये ज्यादा यूज होता है क्योंकि ज्यादा जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन ये जो है कैच करता है, ठीक है। और स्पाई वर्क, मिलिट्री पर्पसेस में इसको पोलर सैटेलाइट को यूज किया जाता है, दूसरे का दुश्मनों का जहाज वहाज देखने के लिए, या कोई वो लोग बम बम गिरा रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो मिलिट्री पर्पस में हम लोग पोलर सैटेलाइट का हेल्प लेते हैं, ठीक है। और ओजोन लेयर में जो होल था उसको डिटेक्ट करने के लिए भी जो है पोलर सैटेलाइट यूज हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन ने इसको, मतलब इंग्लैंड वालों ने बनाया था, ठीक है। टोपोग्राफी ऑफ मून, वीनस एंड मार्स, मार्स ये सब के लिए भी क्या है, आपको इसकी जरूरत होती है, ठीक है। So the next important topic is binding energy and total energy of a satellite, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, टोटल एनर्जी में कौन कौन सी होगी एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक ग्रेविटेशन, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा कौन सा होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जी का हम लोगों को पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सपोज ये कि जो है क्या बोलते हैं, ये अर्थ का एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ से कुछ हाइट पे, ठीक है, कोई एक सैटेलाइट है, ये डिस्टेंस अगर r है और ये डिस्टेंस, सॉरी ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ है और ये हाइट ऑफ सैटेलाइट है, और मैंने आपको बोला था इस दोनों को कंबाइन करके हम इसको स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि r+h बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए हमने स्मॉल r लिख दिया है। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, -gmm में r होता है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है 12mv², जहां पर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो v0 जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ओ vo बोल सकते हैं इसको आप। और ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने देखा था gm में r+h होता है, उस r+h की जगह पे r लिख दिया, ठीक है। तो ये भी बन गया आपका gmm/2r, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, gmm/2r, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी होगी -gmm/r। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अगर आप इन दोनों बेचारे को प्लस करेंगे तो ये है आपका -gmm/r और ये है gmm/2r। अगर आप इसमें से gmm/r को कॉमन हटा देते हैं तो यहाँ पर आपका बचता है 1/2 और -1, यहाँ से 1/2 हो गया और ये -1, तो 1/2 -1 कितना होगा, gmm/r, और एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो गया, यानी 1 - 2, इट कम्स आउट टू बी -1/2,
ठीक है। तो -1/2, तो ये हो गया -GMM/2R। दिस इज टोटल एनर्जी। जब दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी आएगी। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया सबको? कोई दिक्कत? पोटेंशियल एनर्जी है -GMM/R, काइनेटिक एनर्जी हो गई GMM/2R। ठीक है, और टोटल एनर्जी हो गई कितनी? दोनों को प्लस करेंगे तो -GMM/2R। समझ आया सबको या नहीं आया, ये बताइए आगे पहले। सर। आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि टोटल एनर्जी जो है सैटेलाइट की वो नेगेटिव है। ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव। ठीक है, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी नेगेटिव है। दिस इज -GMM/2R। ये बात पहले ध्यान में रखना है। इसका मतलब है नेगेटिव है सैटेलाइट की टोटल एनर्जी, इट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ। ठीक है, सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ। क्लियर हुआ ये बात कि नहीं हुआ? अरे कोई कुछ बोलता ही नहीं है। कोई भी चीज अगर नेगेटिव है, माइनस में है, टोटल एनर्जी माइनस में, इसका मतलब है कि वो चीज अर्थ से बाउंडेड है। ठीक है, ये ध्यान में रख लीजिए। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अगर यहाँ आर की जगह इन्फिनिटी रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट डिस्टेंस पे कितनी होगी? बोलिए। जीरो। इट विल बिकम जीरो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, समझ गए? और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इन्फिनाइट डिस्टेंस पे? वो भी जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? GMM/2R है। ठीक है, तो यहाँ भी आर है तो ये भी इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी पे जो है काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो। इसका मतलब है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो। ठीक है, हाँ किसी को कुछ बोलना है? कोई बहुत कुछ बोल रहा है, बोलिए। हम्म, अरे किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं बोलना है तो बोलिए। चलिए, ठीक है। और अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ से ध्यान देने लायक है कि अब देखिए ये तीनों फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये है -GMM/R और ये है -GMM/2R। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, वो जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है। सही है या गलत है? या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स दी टोटल एनर्जी। हाँ या नहीं? हाँ। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स दी टोटल एनर्जी। नहीं, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। सॉरी, मैं ये क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। सो 2 टाइम्स दी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी का डबल करेंगे तो पोटेंशियल आएगा। ठीक है, दूसरी बात एक और ध्यान ध्यान में रखना है कि आप देखिए पोटेंशियल और काइनेटिक में क्या रिलेशनशिप हो रहा है। काइनेटिक कितना है? GMM/2R। कोई है जो बता सकता है पोटेंशियल और काइनेटिक में क्या रिलेशनशिप है? पहले पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बताइए। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है ये बताइए। कौन बता रहा है? हिमांशी, आप बताइए। हिमांशी, Yes, sir. what is the relationship between total energy and kinetic energy? ठीक है, मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप देख के बताइए। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में रिलेशनशिप बताना है आपको।
बताइए जल्दी। नहीं बता पा रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ है? प्रीति, यस सर। प्रीति आप बताइए। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है? सर टोटल हम्म एनर्जी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी। हाँ, सीधी सी बात है। ये देखिए ना, टोटल एनर्जी है कितना, -gmm/2r, और काइनेटिक एनर्जी कितना है, gmm/2r है। तो सीधी सी बात हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। इसमें अगर हम लोग माइनस लगा देंगे तो टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ये रिलेशनशिप समझ में आया, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स टोटल एनर्जी। ठीक है, ये भी आपको, सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, +2 टाइम्स टोटल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद फिर पोटेंशियल और काइनेटिक में भी कुछ रिलेशन आया। ये बताइए कौन सा है, पोटेंशियल और काइनेटिक में क्या रिलेशन है? ये पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों में क्या रिलेशन है? मास का। बोलिए। कुछ ना कुछ। हाँ, कौन सा रिलेशन है बोलिए तो। अरे पोटेंशियल है -gmm/r, और ये है gmm/2r, तो इतना तो है, इसको माइनस करना सर पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने -2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो gmm/2r हो गया। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। सीधी सी बात है। अभी आपको देखा था कि U पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, तो 2 इंटू ई की जगह माइनस के रख देंगे, हो गया। ये 3 रिलेशनशिप है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, साइड में अपनी कॉपी में ये तीनों रिलेशनशिप। ठीक है, क्लियर? तो अभी हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड एस्केप टू इंफिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मतलब कितनी एनर्जी से कोई भी सैटेलाइट जो है अर्थ से बाउंडेड है, यानी कि टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी है -gmm/2r। अगर हम इसी एनर्जी, इसी सैटेलाइट को की एनर्जी अभी -gmm/2r है, अगर इसमें हम इसको +gmm/2r एनर्जी दे दें, ठीक है, इसमें अगर हम लोग +gmm/2r एनर्जी इसको सप्लाई कर दें अलग से, ठीक है, तो क्या होगा, क्या होगा, टोटल क्या बन जाए, सॉरी +gmm/2r, तो जीरो। टोटल कट पीट के कितना हो जाएगा, 0। जीरो। तो टोटल एनर्जी सैटेलाइट की 0 हो जाएगी, और सैटेलाइट की एनर्जी 0 होने का मतलब ये सैटेलाइट कहाँ चले गया, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो सैटेलाइट जो अभी बाउंडेड था अर्थ से वो दूर चले गया, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, जितना कि इसका टोटल एनर्जी है उतना ही एनर्जी इसको पॉजिटिव में सप्लाई करेंगे, तो ये इन्फिनिटी को छोड़ देगा, यानी कि अर्थ के सरफेस से बाहर स्पेस में चले जाएगा। उसी को इसका हम लोग बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। So the energy required by a satellite to leave its orbit around the earth and escape to infinity is called binding energy. तो टोटल एनर्जी था -gmm/2r, यानी इसको +gmm/2r दे देंगे तो ये escape हो जाएगा, इसलिए इसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितनी हो गई, gmm/2r, टोटल एनर्जी का माइनस टाइम्स। आई बात समझ में या नहीं आई? आई सर। आई बात? ठीक है, तो अब इसके बेस पे जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको देखना है। उसके बाद फिर हम लोग एक और टॉपिक है आपका, एक दो टॉपिक और है छोटा छोटा, उसको आज फिनिश ही करते हैं। दूसरा है वेटलेसनेस। ठीक है, मीन्स आप अपने आप को वेटलेस कब महसूस करते हैं, कहाँ कहाँ पे, ठीक है,
मीन्स आपको कब ऐसा फील होता है कि आपके पास वेट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो 0 के बराबर होगा। So a body is said to be in state of weightlessness when the reaction of the supporting surface is 0। जब आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन 0 लगेगा उस समय में आप वेटलेस फील करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझिए, ये उसमें पढ़ना था हम लोगों को लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में, एनसीईआरटी में नहीं था तो मैंने इसको कराया नहीं था, ठीक है। देखिए, अगर सपोज आप एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर में आप फ्रीली फॉल कर रहे हैं, ठीक है, फ्री फॉल कर रहे हैं, ठीक, ये लिफ्ट के अंदर में आप अभी हैं यहाँ पर और आप अभी जो है फ्री फॉल कर रहे हैं इसमें, ठीक है, ऐसे। तो आपका जो है मास m है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा mg, और ऊपर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो n लग रहा होगा, ठीक है, ठीक। और फ्री फॉल कर रहा है यानी कि एक्सीलरेशन जो होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। तो जब ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो यानी कि क्या हम लोग रिलेशन बनाएंगे, mg ऊपर नीचे है और ऊपर कितना है n, तो mg माइनस n, तो ये हो गया नेट फोर्स, ठीक है। और इसी की वजह से जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा होगा, ma फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और अभी आपको बताया कि ये फ्रीली फॉलिंग कर रहा है तो ये g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये mg और ये mg कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये n जो है वो कितना हो जाएगा, 0। तो यानी अगर आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन 0 लग रहा है तो आप वेटलेस फील करते हैं, समझ गए। तो आपको याद रखना है कि अगर आप लिफ्ट के अंदर में है और लिफ्ट अगर सपोज लिफ्ट का क्या हो कि वो फ्रीली फॉल करे, यानी कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अगर वो गिरे, यानी कि लिफ्ट का केबल को आप अगर कट कर देंगे, ठीक है, तो फ्री फॉल करेगा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। उस समय में आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरा कोई वेट ही नहीं है, आप हल्के महसूस होंगे, मतलब कोई वेट नहीं फील करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्पेस क्राफ्ट में हैं तो वहां पर जानते हैं जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। स्पेस क्राफ्ट में 0 होती है, ठीक है। तो वहां पर भी आपका वेट होगा m इंटू जी, 0 होगा, ठीक है, समझ गए। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद फिर आप नल पॉइंट्स इन स्पेस, स्पेस में कुछ ऐसा पॉइंट होता है जो जहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो 0 होती है, तो उसको हम लोग नल पॉइंट्स बोलते हैं, तो इसलिए वहां भी हम लोग वेटलेस फील करते हैं। और एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था एट द डेप्थ जी डी, एट द डेप्थ तो फॉर्मूला क्या था, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम सपोज ये जो डेप्थ अगर हम लोग आर के बराबर है यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ पे चले जाएं, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 माइनस 1 0। तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी की वैल्यू 0 होगी, वहां पर भी अगर आप पहुंच गए तो आप वेटलेस फील करेंगे, ठीक है। अगर कोई वेटलेस है तो उसका जो है कुछ प्रॉब्लम होता है, ईटिंग ड्रिंकिंग, आपको ये सब मालूम ही है, हवाई जहाज में वो सॉरी स्पेस में ये सब तरह की दिक्कतें होती है, तो पता है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या क्या चीजें दिक्कतें होती है वहां पर, ठीक है, तो उसमें ज्यादा है नहीं कुछ पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक छोटा सा टॉपिक, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। दोनों में बस सिंपल सा आपको ये ध्यान में रखना है, इनिशियल और ग्रेविटेशनल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर में हमने क्या किया, अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, और उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो जो मास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास बोलते हैं। और इनर्शियल मास को फाइंड करने का, क्योंकि हम लोग जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये इनर्शियल मास का ओरिजिनेशन होता है, तो उसका जो मास होगा दिस इज फोर्स अपॉन ए। तो इनर्शियल मास का फॉर्मूला हो जाएगा दिस इज अप्लाइड फोर्स यानी एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, उसमें जो भी आया उसकी वजह से, इन दोनों का रेशियो जो इनर्शियल मास होता है। और ग्रेविटेशनल मास वो होता है जो ग्रेविटेशनल पुल को अट्रैक्ट करता हो, ग्रेविटेशनल पुल जिस पे लगता हो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बोथ दोनों के बीच में कंपैरिजन सिर्फ देख लीजिए, बोथ रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, ठीक है, कितना क्वांटिटी है मैटर का, वो ग्रेविटेशनल मास हो चाहे इनर्शियल मास हो, क्वांटिटी ऑफ मैटर ही बताता है, ठीक है। दोनों का वो जो क्वांटिटी है वो इक्विवेलेंट होगा मैग्नीट्यूड में, और दोनों का मेजरमेंट चाहे वो इनर्शियल मास हो उसका भी ऐसा यूनिट केजी होता है और ग्रेविटेशनल का भी केजी होता है, ठीक है। बस जिसमें ग्रेविटेशनल पुल की बात आ गई तो उसको ग्रेविटेशनल मास बोल देते हैं। बोथ डू नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और साइज और स्टेट ऑफ द मैटर
and both are not affected by the presence of other bodies and both are scalar quantities. ये सिमिलरिटी था, डिफरेंसेस में देखिए इनर्शियल मास जो होता है डिफिकल्टी ऑफ एक्सेलरेटिंग अ बॉडी वाइल ग्रेविटेशनल मास मेजर्स द, ठीक है, मेजर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ। तो ये मेन था, ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वजह से और ये अट्रैक्शन ड्यू टू बॉडी एंड द अर्थ की वजह से। ये इनर्शियल मास डिटरमाइन कहाँ से हुआ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, अभी आपको बताया। ग्रेविटेशनल मास इज डिटरमाइन फ्रॉम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया ग्रेविटेशनल मास, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया तो इनर्शियल मास। एंड इनर्शियल मास कैन बी मेजर्ड ओनली अंडर द डायनेमिक कंडीशन, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर में एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन होगा, यानी डायनेमिक कंडीशन है, मोशन की वजह से। बट व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, बट ग्रेविटेशनल मास कैन इजीली बी मेजर्ड बाय यूजिंग अ कॉमन बैलेंस। इसको हम लोग, है ना, जो तराजू वगैरह होता है उससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो मोशन में आए, तभी हम लोग उसको इनर्शियल मास को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है। एक बार आपको फाइनली एनसीईआरटी को भी टूर करा देते हैं एक बार। ये 3 एग्जाम्पल आपको मैंने बोला था 8.67 सब करने के लिए। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट अभी हमने देख लिया, काइनेटिक एनर्जी GMM/2RE था, ठीक है, ठीक। ये RE प्लस H को स्मॉल r से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी -GMM/R था, ठीक है, वही R को यहाँ रिप्लेस किया है। टोटल एनर्जी -GMM/2RE था, ये सब अभी हम लोग देख लिए। इसमें ये सब आपको नोट्स में लिखना है कि कहाँ गया वो, अच्छा डबल वाला सब बात नहीं लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसमें जो जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इज बिंग नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, और ये डबल होता था तो इसलिए इसको लिखा है, बट ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद फिर एग्जाम्पल 8.8 है, ठीक है। तो इसको ये आप लोग पक्का ट्राई कीजिएगा 8.8 को। सारे एग्जाम्पल आज आप लोग ट्राई करके रखिए, कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसका, ठीक है। तो ये इजी है 8.8 एग्जाम्पल। जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। हाइट ऑफ सैटेलाइट भी हम लोगों ने देखा, ये अभी H निकालेंगे R उधर चले जाएगा, ये सब देखिए एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा है, बट हम लोगों ने पूरा कैलकुलेट करके देखा, ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर ये सब पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को एनसीईआरटी में मतलब बहुत ही शॉर्टकट में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। पोलर सैटेलाइट का भी हमने देखा 500 से 800 किलोमीटर इसका रेडियस होता है। देर गो राउंड द अर्थ, है ना, द पोल्स एंड द अर्थ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अर्थ रोटेट्स, है ना, ये सब हो गया। इसका लगभग 100 मिनट, इसका जो टाइम पीरियड होता है ये उधर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका टाइम पीरियड लगभग 100 मिनट्स होता है, ठीक है। एंड इट क्रॉसेस एनी लैटिट्यूड एल्टीट्यूड मेनी टाइम्स अ डे, एक दिन में कई बार ये क्रॉस कर लेता है एक किसी भी जगह पे, ठीक है। यही सब बातें हैं। उसके बाद फिर वेटलेसनेस आपको मैंने अभी कंप्लीट करा दिया, ठीक है, पूरा बता दिया 4 कंडीशन क्या क्या है वेटलेसनेस फील करने के लिए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया। अब हम लोग का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग डाउट्स पूछिएगा तो, कुछ कुछ डाउट्स होगा तो, ठीक है। So that's end of the volume 1 as well as chapter